किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार तो है ही, साथ ही हमारे किसान भाइयों की आजीविका का साधन भी है। परंतु ऐसा होने पर भी इसकी अनिश्चितता और मौसम पर निर्भरता की वजह से कई बार हमारे किसान भाइयों को खासा नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन यदि हमारे किसान भाई कृषि की उन्नत तकनीकों से परिचित होंगे, उन्हें कृषि के वैज्ञानिक तौर तरीकों के बारे में जानकारी होगी, तो निश्चित ही इस नुकसान की संभावना को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और लाभ में भी इजाफा किया जा सकता है। और आपके इस काम में निश्चित तौर पर हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन काफ़ी हद तक मदद करता है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रशिक्षण, 12.5 लाख टन धान की खरीदी, कीटनाशकों के छिड़काव में आवश्यक सावधानियां, उद्यानिकी फसलों में जीवामृत का महत्व और गेहूं में चूने रोग का प्रबंधन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को प्रदेश के शेष 31 जिले में लागू करने की घोषणा के बाद इन जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की कार्यशाला हुई। कार्यशाला का शुभारंभ प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉक्टर राजेश राजौरा और समापन अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीना ने किया। इस मौके पर प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि संबंधित अधिकारी इसे आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि पहले इस योजना में भारत सरकार ने 20 जिले का चयन किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान के आग्रह के बाद सभी 51 जिलों में इस योजना को लागू करने की सहमति भारत सरकार ने दी है। प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान की 12,66,000 मीट्रिक टन खरीदी की गई है। प्रदेश में खरीदी का कार्य 2 नवंबर 2015 से शुरू हुआ था, जो 25 जनवरी 2016 तक चला। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 883 केंद्र खरीदी का कार्य किया गया। राज्य में धान बेचने के इस वर्ष 5,65,000 किसानों ने पंजीयन करवाया था। पिछले साल प्रदेश में 12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस वर्ष किसानों से कॉमन किस्म 1410 रुपये, ग्रेड ए धान 1450 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा गया। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर मोटे अनाजों की 27,910 मीट्रिक टन खरीदी की गई है। मोटे अनाज की खरीदी का कार्य प्रदेश में 26 अक्टूबर 2015 से शुरू हुआ था, जो 25 जनवरी 2016 तक चला। मोटे अनाज की खरीदी 223 केंद्रों पर की गई। समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज की बिक्री के लिए 92,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया था। फसलों में कीटनाशक छिड़काव के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। स्प्रे करते समय अपने शरीर को ढककर रखें, मुंह नाक पर कपड़ा बांधें एवं हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनें। हवा चलने की दिशा में मुंह करके दवा का छिड़काव करें तथा दवा का छिड़काव का कार्य सुबह शाम करें। तेज हवा चलने पर छिड़काव भुड़काव का कार्य कदापि न करें। छिड़काव करते समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, न ही धूम्रपान करना चाहिए। छिड़काव करते समय नोजल से ठीक फुहार ना आने पर नोजल को कभी भी मुंह से फूंककर या तिनके से साफ ना करें। नोजल की सफाई हेतु सुई का प्रयोग करें। जिन व्यक्तियों को चोट लगी हो या चर्म रोग हो, उन्हें दवा का घोल बनाना एवं छिड़काव का कार्य नहीं करना चाहिए। उद्यानिकी फसलों से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए जीवामृत रामबाण साबित हुआ है। जीवामृत बनाने के लिए देसी गाय का गोबर 10 किलो, गौमूत्र 5 लीटर, 2 किलो केमिकल रहित गुड़, 250 ग्राम देसी गाय का घी, 2 लीटर देसी गाय का दही, 2 किलो चना या चौलाई, मूंग या उड़द का आटा लेना चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलो 200 लीटर पानी में मिलाकर एक सीमेंट या प्लास्टिक की टंकी में 8 दिन तक मोटे कपड़े में टंकी का मुख बांधकर रखना चाहिए। रोज 2 बार मिश्रण को डंडे से घड़ी की दिशा में हिलाएं। इससे जीवाणु की मात्रा बढ़ने में ऑक्सीजन की उपलब्धता रहती है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उपज भाव इस प्रकार रहे। सबसे पहले अलसी। गोरखपुर मंडी में अलसी का न्यूनतम भाव रहा 3,900 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,100 रुपए प्रति क्विंटल।
मंदसौर में न्यूनतम भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,300 रुपए प्रति क्विंटल। नीमच में न्यूनतम भाव रहा 4,150 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,450 रुपए प्रति क्विंटल। रीवा मंडी में अलसी का न्यूनतम भाव रहा 4,200 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 4,240 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसके बाद जानते हैं मसूर के भाव। आगर मंडी में मसूर का न्यूनतम भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,957 रुपए प्रति क्विंटल। बरनावर में न्यूनतम भाव रहा 4,200 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,566 रुपए प्रति क्विंटल। जबलपुर में न्यूनतम भाव रहा 3,891 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,881 रुपए प्रति क्विंटल। सतना में न्यूनतम भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,104 रुपए प्रति क्विंटल। इसके बाद जानते हैं उड़द के भाव। दमोह मंडी में उड़द का न्यूनतम भाव रहा 7,490 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 8,700 रुपए प्रति क्विंटल। जबलपुर में न्यूनतम भाव रहा 6,850 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 8,635 रुपए प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव रहा 6,700 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 8,300 रुपए प्रति क्विंटल। मंदसौर में उड़द का न्यूनतम भाव रहा 8,702 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 10,102 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, वसंतकालीन गन्ने के लिए ये उपयुक्त समय है, लेकिन यदि आप गन्ने का प्रचुर उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सही किस्मों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही बीजोपचार और गन्ने की खेती के वैज्ञानिक तरीकों से भी अवगत होना ज़रूरी है। आज हम आपको इसी के विषय में विस्तार से बतलाएंगे। बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साधु राम शर्मा जी। किसान भाइयों, इस समय खेती में गन्ने की उपयोगिता के बारे में अगर आप सोचें तो ये बहुत ही उपयुक्त मौसम है वसंतकालीन गन्ना लगाने का।
वसंतकालीन गन्ना लगाने में कुछ सावधानियां जो आपको रखनी है, उसमें प्रमुख है कि आप किन जातियों का चयन करते हैं। आपकी पुरानी जातियों को अगर आप ना लें और को 238, को 8632, को 3102 ऐसी जातियां जो कि अब नई मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के बीच फैलाई जा रही हैं, अगर उनको आप अपनाएं तो वसंतकालीन गन्ने का बहुत अधिक उत्पादन हो सकता है। वसंतकालीन गन्ने में भी आप कतार से कतार की दूरी को कम ना करें। कतार से कतार की दूरी 4 फीट ही रखें। इसके बाद जो कुछ कीट और बीमारियों का आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में यह है कि इस समय लगाया हुआ गन्ना अधिक से अधिक अर्ली शूट बोरर या अग्रतना छेदक इससे ग्रसित होता है। इसलिए शुरू में ही 25 किलो प्रति हेक्टर थाइमेट ग्रेन्यूल्स डाल दें, जिससे कि आपके गन्ने में अर्ली शूट बोरर ना लगे। जो इस समय खड़ा गन्ना है, जो पहले लग गया है गन्ना, उसके अंदर देखते रहें। इस समय एक बीमारी जिसे अपन कहते हैं कंडुआ रोग, स्मट, वो स्मट बीमारी का ध्यान रखें। उसके जो भी मतलब पौधे हों उनको आपको निकाल के बाहर फेंकना है, वरना वो दूसरे पौधों को ग्रसित करेगा। अगर जड़ छेदक आदि कीटों का प्रकोप होता है तो उसके लिए भी आपको कार्बोफ्यूरॉन या फ्यूरोडॉन 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से डालकर पानी देना है। पानी का आप अवश्य ख्याल रखें, ये क्योंकि ग्रीष्म का मौसम है, इसलिए आप प्रारंभिक अवस्था में इसको स्प्रिंकलर से भी पानी दे सकते हैं और वैसे भी आप पानी दे सकते हैं। जो खड़ी फसल है, अगर आपके पानी की कमी होती है, अगर आपको लगता है कि पानी कम हो जाएगा आपको, तो आप एक कतार छोड़ के दूसरी कतार में पानी दें। इससे एक कतार छोड़ने से ये होगा कि आपके पानी की काफ़ी बचत हो जाएगी। इसके बाद एक बात आपको मुख्य बताना चाहता हूँ कि जो फसल कट रही है उसकी रेटून, उसकी जड़ी, उसको बहुत अधिक अच्छी लेने के लिए आप उसमें उतना ही खाद डालें जितना कि आपने बीजू गन्ने में डाला था। क्योंकि जो 1 साल के अंदर ये गन्ने की फसल ने वो सारे तत्व अपने आप में समाहित कर लिए हैं, इसलिए अब आपको नया खाद तत्व देने की आवश्यकता है। तो आप इसके अंदर उसी तरह से देंगे। इसमें 2-3 सावधानियां रखें। एक तो कटाई के वक्त आप ये देखें कि कोई ठूंठ आदि ना रह जाएं, और अगर ठूंठ रह जाएं काटने वालों से तो उसको काटें। और काट कर एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें इथरेल नाम का एक हार्मोन बाज़ार में मिलता है। इथरेल हार्मोन 15 लीटर पानी में केवल 1.5 मिलीलीटर इथरेल, केवल 50 रुपये का ये खर्चा है। इसको आप मतलब छिड़कें उन ठूंठों पर। अगर उन ठूंठों पर आप छिड़केंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ 1 कल्ला आना चाहिए वहाँ 2 कल्ले आएंगे। और इस तरीके से स्वयं में रेटून या जड़ी की फसल का उत्पादन 1.5 गुना करीब बढ़ जाएगा। आप अच्छा खाद दें जड़ी को, अच्छा पानी का प्रबंधन रखें, और कीट व्याधियों से अगर आपने उसको बचाया तो हमेशा याद रखें कि जड़ी जो है वो बीजू गन्ने के बराबर ही आपको उत्पादन देगी। एक बात और जड़ी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जड़ी की फसल जो है, इसका उत्पादन लेने के लिए आपको ये भी बात देखना पड़ेगी कि अगर कहीं बीच में गैप हैं तो आप गैप फिलिंग कर दें। नए जो 1 आंख के या 2 आंख के टुकड़े हैं उनको आप इसमें रोपित करें। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि जब आप कटाई शुरू करें तो आप पॉली बैग में 1 आंख के टुकड़े लगा लें, और वो जहाँ खाली जगह हों वो उगे हुए पॉली बैग के उगे हुए टुकड़े अगर आप रखेंगे तो इसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी।
क्योंकि रेटून का यह है कि सबसे आसान तरीका, सबसे कम लागत के अंदर उपज, बीजू गन्ने के बराबर उपज देने की क्षमता अगर रखती है तो वो जड़ी की फसल रखती है। और आप ये भी देखें कि आपकी जो मतलब उत्पादकता है, आपका जो मुनाफा है, वो मुनाफा दोनों चीज़ों को मिलाकर बनता है। आपका मतलब जो है बीजू गन्ने की फसल और उसके बाद रेटून, उसके बाद जड़ी की फसल, इन दोनों को मिलाकर आपका मुनाफा बनता है। तो किसान भाइयों, ये उपयुक्त मौका है जड़ी प्रबंधन का, वसंतकालीन गन्ना रोपित करने का। तो इसमें आप ये लगाकर आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें, सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक हैं और साथ ही ये हमारे आहार को भी पूर्ण करती हैं। हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती करके अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वे हर तरह की सब्जियां पौधशाला बनाकर उत्पादित करें। तो क्या है ये पौधशाला, इसे कैसे तैयार किया जाए, कौन कौन सी किस्मों का चयन किया जाए और क्या सावधानियां रखी जाएं? आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव से। प्रिय सब्जी उत्पादक भाइयों, आज हम कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा के सब्जी प्रक्षेत्र पर खड़े हैं, जहां पर प्रदर्शन के रूप में राष्ट्रीय स्तर की किस्में लगाई गई हैं। और आप जानते हैं कि सब्जियां कितनी महत्वपूर्ण हैं किसानों के लिए, हमारे संतुलित आहार के लिए। जैसा कि कहा गया है कि हमें कम से कम 250 ग्राम सब्जी प्रतिदिन खाना चाहिए, लेकिन हम नहीं खाते। सब्जियां क्यों खाना चाहिए, ये भी आप जानते हैं। सब्जियां इसलिए खाई जानी चाहिए क्योंकि इसमें खनिज तत्व या मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। और एक बात और है कि इनमें फाइबर कंटेंट, रेशा ज़्यादा होता है। रेशा हमारे शरीर के लिए या हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी होता है। यदि रेशा नहीं होगा तो हमारा जो मल का विसर्जन है वो तरीके से नहीं होगा, इसलिए रेशा खाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमने कुछ जो सब्जियाँ लगाई हैं उनमें देख रहे हैं, अभी हम अपने हाथ में फूल गोभी लिए हुए हैं। इसमें सलजम भी है, गाजर भी है और दूसरी चीज़ें भी आप देख रहे हैं। तो मेरा मतलब आज आपको बताने का ये है कि हम रूट सूट वेजिटेबल, माने जो तने वाली सब्जियां हैं, जड़ों वाली सब्जियां हैं, उनका भी साग सब्जी में समावेश करें। हमें देख रहे हैं कि किसान भाई साग सब्जियों का प्रयोग जब करते हैं तो फल वाली साग सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। फल वाली सब्जियां कौन सी हो सकती, जैसे टमाटर है, बैगन है या कद्दू वर्गी सब्जियों में है, उनका हम प्रयोग ज़्यादा करते हैं। बाकी ये जड़ों वाली सब्जियों का प्रयोग नहीं करते, हम चुकंदर का प्रयोग नहीं करते, हम गाजर का प्रयोग नहीं कर रहे, मूली का प्रयोग नहीं कर रहे, जबकि ये भी हमें संतुलित आहार में खाना चाहिए।
कम से कम 100 ग्राम जड़ और एक तना वाली सब्जियों का प्रयोग हमें करना है, पत्ते वाली सब्जियों का भी प्रयोग करना है और फलों वाली सब्जियों का। तो हमारा जो आज आपको बताने का तात्पर्य यही है कि जो यहाँ हमने किस्में लगाई हैं, यदि हम उनका प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं, उससे आमदनी भी प्राप्त करेंगे और हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। ख़ास बात यह है कि जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, गोभी वर्गीय में सब्जियों में क्या आते हैं, फूल गोभी है, ये आप देख रहे हैं, इस स्नोबॉल वाइट है, बहुत छोटा है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा और अच्छा हो जाएगा। और आप गांठ गोभी भी देख रहे हैं, तो पत्ता गोभी भी हमारे पास रखा हुआ है, ये पत्ता गोभी है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो पत्ता गोभी है ये गोल्डन एकर है और ये स्नोबॉल फूल गोभी है। गांठ गोभी में है तो गांठों में वाइट वियना, पर्पल वियना है, सलजम भी है। मूली में जो है आप देख रहे हैं ये पूसा चेतकी है और ये नेंट्स है, गाजर। तो ये हर प्रकार की किस्में भी हमारे पास मौजूद हैं। तो जब हम गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं तो इनकी पौधशाला तैयार करनी होती है। जब पौधशाला तैयार करते हैं तो आप जानते हैं कि ज़मीन से ऊंची हुई क्यारी होना चाहिए और जो क्यारी होगी 1 हेक्टेयर के लिए वो लगभग 3 मीटर लंबाई की होगी और 1 मीटर चौड़ाई होगी और लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर या 1 बीता ज़मीन से ऊंची उठी हुई होना चाहिए। तो जब हम क्यारी तैयार करते हैं तो उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद मिला देते हैं, थोड़ा सा 100-150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिला देते हैं, पोटास भी यदि है उपलब्ध तो मिला देते हैं और मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर लेते हैं। मिट्टी को भुरभुरा करने के बाद उसको समतल कर लेते हैं। समतल करने के बाद उसमें लगभग 8-10 सेंटीमीटर के अंतर से कतारें खींच लेते हैं और जब कतारें निकाल लेते हैं तो उनमें हमें बीज डालना होता है। जब हम गोभी वर्गीय सब्जियों का बीज डालते हैं तो वो लगभग हमें 400 से 500 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए लगता है। तो उसमें हम बीज कतारों में डाल देते हैं वो और 1 या 2 सेंटीमीटर से गहरा नहीं होना चाहिए और इसके बाद हम मिट्टी का और गोबर की सड़ी हुई खाद का 1-1 अनुपात में मिश्रण तैयार कर लेते हैं और उससे बीज को ढक दिया जाता है। बीज ढकने के बाद हमें उस पर मल्च डालना होती है। मल्च माने एक पलवार कह सकते हो। तो जो पलवार डालते हैं किसान तो वो कोई भी कचरा उठा के डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वो ऐसा कचरा डालें या ऐसा घास डालें जिसमें बीज नहीं हो। यदि बीज नहीं होंगे तो खरपतवार के रूप में भी नहीं उगेंगे। और यदि मान लो आपने इस तरीके का मल्च डाला है या पलवार डाला है जिसमें बीज पहले से हैं, तो क्या होगा कि जब आप पानी डालोगे तो वे आपके पौधे के साथ या जो रोपा है उसके साथ उग आएंगे और आपको निकालने में दिक्कत होगी। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी खरपतवार को दबाने के लिए हमें पलवार ऐसी ही डालना चाहिए कि जिसमें बीज नहीं लगे हों। जब बीज नहीं लगे होंगे तो आपको हमने उसका फ़ायदा बता दिया। इसके अलावा क्या होता है कि जो आपने मल्च डाली है उससे मृदा में नमी का संरक्षण होता है और नमी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। कई बार किसान 2-2 दिन तक पानी नहीं दे पाते, तो यदि संरक्षित रहेगी नमी तो पौधे आसानी से निकल आते हैं। जब हमने पलवार डाल दी तो उसके बाद हमें हजारे से सिंचाई कर देना है ऊपर से पानी डाल के। पानी डालने के बाद देख लें कि अच्छे से गीली हो गई कि नहीं और उसको छोड़ दें। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बने मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
गर्व भारत के विकास का। गौरव प्रगति के विश्वास का। चेहरा भारतीय किसान का। परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो आप पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, और पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से अनुमति चाहूँगी। नमस्कार।